एवरीवन, वेलकम बैक। तो देखिए, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। तो लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो जो एल्कीन्स होते हैं वो दो तरह की आइसोमेरिज्म शो करते हैं। फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरी होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो देखो क्या होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, किस वजह से आती है? ड्यू टू डबल बॉन्ड की जो हिंड्रेंस होती है रोटेशन में, उसकी वजह से। दैट मीन्स जो डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उसमें फ्री रोटेशन नहीं होती है। ठीक है, हमने क्या किया था कि कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड होता है उसके अराउंड क्या होती है? फ्री रोटेशन पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? हेड ऑन ओवरलैपिंग से। तो अगर ये रोटेट होगा तो ये पूरा जो ये सिलेंड्रिकल शेप है वो भी रोटेट होगी। तो यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं है सिंगल बॉन्ड में। ठीक है, इसी की वजह से क्या होता है? कॉन्फॉर्मेशंस शो करते हैं एल्कीन्स। अब हम अगर डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, एल्कीन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो ये फ्री रोटेशन है ये पॉसिबल नहीं है। ये क्या है? रिस्ट्रिक्टेड या फिर हिंडर्ड रोटेशन कहते हैं हम इसे। ठीक है, रोटेशन होती है, हिंडर्ड रोटेशन होती है अराउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब इसी की वजह से ड्यू टू दिस हिंड्रेंस की ये फ्री रोटेशन नहीं है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड, इसी की वजह से एक आइसोमेरिज्म जनरेट होती है जिसे हम कहते हैं GI, दैट मीन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, कोई अगर आपको पूछ दे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्यों अराइज होती है, कैसे अराइज होती है, तो आप कहोगे कि ये अराइज होती है ड्यू टू हिंडर्ड या फिर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है, इसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। उस वजह से एक आइसोमेरिज्म आती है जिसे कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, GI इसे हम कहते हैं। ठीक है, तो रीजन आपको पता चल गया कि GI क्यों अराइज हुआ, क्योंकि डबल बॉन्ड के अराउंड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, यहाँ पर फ्री रोटेशन नहीं है, इस वजह से GI पिक्चर में आया। ठीक है, अब देखो, अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स विच हैव सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होगा बट हैव डिफरेंट रिलेटिव स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या फिर ग्रुप्स अराउंड डबल बॉन्ड। ठीक है, तो क्या होता है कि डबल बॉन्ड के अराउंड जो ये एटम्स या ग्रुप्स लगे हैं, अब देखो ये चारों जगह या तो एटम्स लगे होंगे या फिर ग्रुप्स लगे होंगे। ठीक है, अब इस बॉन्ड के अराउंड, डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन क्या है? फ्री रोटेशन नहीं है, आप रोटेट नहीं करवा सकते, इसके अराउंड आप रोटेशन नहीं दे सकते। इस वजह से क्या होता है, इन एटम्स या ग्रुप्स की जो पोजीशन है वो क्या हो जाती है? फिक्स हो जाती है स्पेस में। तो इसी वजह से जो आइसोमेरिज्म अराइज हो रही है या फिर डिफरेंट डिफरेंट आइसोमर्स इस फिक्सेशन की वजह से जो आ रहे हैं उन्हें कहते हैं हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और फिनोमेना कहलाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, क्योंकि देखो अगर डबल बॉन्ड के अक्रॉस फ्री रोटेशन पॉसिबल होती तो ये जो दो यहाँ पर ग्रुप्स लगे हैं या फिर एटम्स लगे हैं तो ये रोटेट करके क्या हो जाते? ये आइडेंटिकल बन जाते। तो क्या होता? दोनों स्ट्रक्चर्स में कोई भी डिफरेंस नहीं रहता। तो GI क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पर हिंडर्ड रोटेशन है, इसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस आ जाती है एटम्स या ग्रुप्स की स्पेस में। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है? स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन डिफरेंट क्या होती है? स्पेशियल अरेंजमेंट। क्या होती है? डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस क्या होती है? वो डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, इसी की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइज होता है। तो यहाँ पर डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट होती है। अब जो मैं कह रही थी आपको कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है वो भी देख लो। देखो मैंने लास्ट लेक्चर्स में आपको बताया है कि डबल बॉन्ड कैसे बनता है, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है। तो एल्कीन में पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन देख लो, दो कार्बन्स हैं। ठीक है, बेसिक हम इथीन से ही ले लेते हैं। इथीन में क्या होता है? इस तरह का एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड तो हमने ब्लैक कलर से यहाँ पर दिखाया है। पाई बॉन्ड कैसे बनता है? हमेशा मैंने आपको बताया है पाई बॉन्ड बनता है बाय साइड वेज ओवरलैप ऑफ अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स। अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स का क्या मतलब है? जो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गए हैं, जो एज सच प्योर फॉर्म में p ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये दोनों जो ऑर्बिटल्स है ये p ऑर्बिटल्स है
अब इनका इस तरह से साइड वेज ओवरलैप होता है, इस तरह से साइड वेज ओवरलैप होता है, उससे बनता है पाई बॉन्ड। यहाँ पर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन आपको बताई है मैंने, ठीक है। अगर हम ये कर दे कि हम यहाँ पर रोटेशन दे थ्रू 90 डिग्री, ठीक है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन दिखाने के लिए मैं बता रही हूँ ये चीज़। अगर हम यहाँ पर रोटेशन देते हैं अराउंड 90 डिग्री, और रोटेशन कैसे देते हैं, एक को फिक्स करते हैं और दूसरे को क्या करते हैं, हम दूसरे को रोटेट करते हैं। तो इसे हमने यहाँ पर फिक्स किया और दूसरे कार्बन को हमने रोटेट किया विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कार्बन। तो क्या हुआ, अब 90 डिग्री कैसे होगा, ये कुछ ऐसे है कि इस पेपर से के ऊपर नीचे लोब से, इस तरह से आप समझ सकते हो। अब ये 90 डिग्री का मतलब है ये इस पेपर पर ही आ जाएगा इस तरह से। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे आफ्टर 90 डिग्री, क्योंकि हमने इसको 90 डिग्री पे रोटेट किया तो वो इस तरह से आ गया इस पेपर पर। तो इस पेपर पे हम बिल्कुल ड्रॉ नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा मैंने इस तरह तिरछा बनाया है यहाँ पर। तो 90 डिग्री दैट मीन्स ये वाला लोब और ये वाला लोब आपस में क्या है, 90 डिग्री पर है। अब बताओ यहाँ पर क्या पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगी आफ्टर रोटेशन थ्रू 90 डिग्री? पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, नो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, क्योंकि पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए दोनों p ऑर्बिटल्स कहाँ चाहिए आपको, दोनों p ऑर्बिटल्स एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए सो दैट साइड वाइज ओवरलैप उसमें हो, ठीक है। तो यहाँ पर p ऑर्बिटल के ओवरलैप इज नॉट पॉसिबल। अगर p ऑर्बिटल के ही ओवरलैप नहीं होगा तो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन भी नहीं होगी। दैट मीन्स इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हो, अगर हम रोटेट करवाए, रोटेशन दे हम यहाँ तो 90 डिग्री से करा है, आप किसी भी और डिग्री से रोटेट कर सकते हो, फिर भी क्या होगा, इनकी पोजीशंस हिल जाएगी, इनमें साइड वेज ओवरलैप नहीं होगा। अगर ओवरलैप नहीं होगा तो पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। या फिर आप दूसरे टर्म्स में ऐसे भी कह सकते हो कि अगर यहाँ पर पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ है, अगर हमने इस कार्बन को रोटेट कर दिया तो क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इनका ओवरलैप क्या है, डिस्टर्ब हो जाएगा, ये इस फॉर्म में आ जाएगी। दैट मीन्स ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा। तो कब ये रोटेशन पॉसिबल है, जब पाई बॉन्ड टूट जाए। अब इस पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए ऐसा नहीं है कि रोटेट किया और ये पाई बॉन्ड टूट गया। जो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, डबल बॉन्ड को, पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो रिक्वायर्ड होती है अराउंड 251 किलो जूल पर मोल। इतनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है सो दैट ये पाई बॉन्ड टूट जाए और एंगल जो ये है रोटेशन हो जाए। तो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रूम टेम्परेचर पे नहीं मिल पाती, ठीक है। हम तो रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी 251 किलो जूल पर मोल, इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं मिल पाती मॉलिक्यूल्स को, क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एल्कीन के ही मॉलिक्यूल्स, वो आपस में कोलिजन करते हैं। तो कोलिजन से भी इतनी एनर्जी हमें नहीं मिल पाती सो दैट ये ओवरकम कर ले इस पाई बॉन्ड को, पाई बॉन्ड टूट जाए और रोटेशन फ्रीली हो जाए। इसीलिए हम कहते हैं कि जो डबल बॉन्ड है उसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है, एल्कीन्स में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है। रोटेशन रिस्ट्रिक्ट करता है पाई बॉन्ड, क्योंकि वहाँ पर साइडवेज ओवरलैप होता है p ऑर्बिटल्स में। तो अगर आप रोटेट करोगे तो पाई बॉन्ड को टूटना होगा, ठीक है। और जो पाई बॉन्ड है उसका टूटना इतना इजी नहीं होता, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है, जो कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आपको बाय द कोलिजन्स नहीं मिल पाती। इसीलिए ये बॉन्ड भी नहीं टूटेगा। और क्या होगा, जो ये रोटेशन है वो रिस्ट्रिक्टेड रहेगी, कोई रोटेशन अराउंड द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं हो पाती है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा है, एक बार रीड आउट कर लेते हैं। यही थ्योरी है, if one of the carbon atoms is rotated with respect to other, there will be breakage of pi bond as p orbitals will no longer overlap, ठीक है, वही कहानी है। But breakage of this pi bond require 251 kilojoule per mole of energy, जो कि ज़्यादा है, which is not provided by collisions of molecules at room temperature. room temperature पे क्या हो रहा है, एल्कीन्स के मॉलिक्यूल्स कोलाइड हो रहे हैं, तो कोलिजन से भी क्या होता है, एनर्जी निकलती है। तो कोलिजन से भी जितनी एनर्जी निकल रही है वो भी 251 किलोजूल पर मोल नहीं है, उससे कम ही है। तो रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से क्या होता है, डबल बॉन्ड नहीं टूटेगा एंड हेंस रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज रिस्ट्रिक्टेड या फिर हिंडर्ड, ठीक है। समझ आ गई बात जो मैंने आपको समझाई।
नाउ अब ये बात हमें समझ आ गई कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, ठीक है। डबल बॉन्ड के अक्रॉस आप रोटेशन नहीं दे सकते, वहाँ फ्री रोटेशन नहीं है। वो भी पूरी कहानी समझ आ गई कि क्यों है। अब इसकी वजह से क्या होता है, आइसोमेरिज्म अराइज होती है, क्योंकि ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रिलेटिव पोजिशंस ऑफ एटम्स या फिर ग्रुप्स गेट फिक्स्ड। क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा, जब वो हिलेंगे ही नहीं, जब डबल बॉन्ड के अक्रॉस हिलेंगे ही नहीं एटम्स, जैसे यहाँ पर मैंने बनाया था, अगर रोटेशन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है तो इनकी जो पोजीशन है, रिलेटिव पोजीशन क्या होता है, रिलेटिव मतलब विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, इसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ये वाला एटम या फिर ये वाला एटम फिक्स है कि ये वाला जो एटम है वो इसके साथ पास में है और इसके साथ क्रॉस में है, ठीक है। तो इनकी आपस में जो पोजीशंस हो जाएगी वो फिक्स हो जाएगी, और जिसकी वजह से हमें कौन सी आइसोमेरिज्म मिलती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसीलिए जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है वो देखी जाती है डबल बॉन्ड में। जहाँ पर डबल बॉन्ड्स है वहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखी जाती है, ठीक है। इतना आप ध्यान रख लो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम डबल बॉन्ड्स में देखते हैं, ओके। अब देखो, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है इसे हम कहते हैं सिस ट्रांस, इसका दूसरा नेम है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, ठीक है, या फिर सिस ट्रांस आइसोमर्स, ठीक है। फिनोमिना होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या फिर सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, और जो आइसोमर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स या फिर हम कहते हैं सिस ट्रांस आइसोमर्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सिस आइसोमर कैसे बनता है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, और यहाँ पर लगा देते हैं 4, इसकी वैलेंसी पूरी करनी है कार्बन की। तो देखो मान लेते हैं कि यहाँ पर लगा है A, ठीक है, यहाँ पर लगा है B और यहाँ पर भी लगा है A, यहाँ पर लगा है B, ठीक है। अब इसमें क्या है, अगर सेम एटम्स या ग्रुप्स एक दूसरे के पास में है, जैसे यहाँ पर ये वाला A है, ठीक है, और ये वाला A, ठीक है, जो सेम एटम्स या ग्रुप्स है अगर वो एक दूसरे के पास में है, ठीक है, साथ में है, तो उसे कहते हैं हम सिस आइसोमर। तो ये कौन सा आइसोमर है, सिस आइसोमर, ठीक है। और वैसे ही दूसरा आइसोमर होता है ट्रांस आइसोमर। अब ट्रांस आइसोमर में क्या होगा कि सेम मॉलिक्यूल का, जो आपने सेम मॉलिक्यूल लिया है जैसे AB वाला, उसमें क्या हो जाएगा, अब ये जो सेम एटम्स है वो एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे, बिल्कुल अलोंग ऑपोजिट टू द अक्रॉस द डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के अक्रॉस आपको ये एक दूसरे के ऑपोजिट नजर आएंगे। कंपैरिजन के लिए किसी एक एटम को आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पर AA दोनों एक दूसरे के कैसे है, ऑपोजिट है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर साथ है, सेम साइड पे है तो सिस है। अगर ऑपोजिट साइड पे है तो हम कहते हैं इसे ट्रांस आइसोमर। तो ये हो गया ट्रांस आइसोमर, और ये दोनों क्या कहलाते हैं, दीज टू आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है, सिस ट्रांस आइसोमर। सिस में साथ में होगे, ट्रांस में ऑपोजिट साइड पे होगे, ठीक है। तो ये है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म या फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब देखो, अब एग्जाम्पल के लिए हम जो ब्यूटीन है, ब्यूटीन का हम बना लेते हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म या फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसके बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, अब आपका जो ब्यूटीन होता है, ब्यूटीन में कितने होते हैं, 4 कार्बन्स होते हैं, और डबल बॉन्ड होगा, ईन है तो डबल बॉन्ड हम बीच में लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आइसोमेरिज्म कहाँ कौन सी हम शो करेंगे, बीच वाली, ठीक है, क्योंकि टर्मिनल वाली यहाँ पर अभी नहीं लेगी, सिमेट्रिकल वाली हम लेंगे। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन यहाँ पर हो गया, ठीक है, और CH3 यहाँ पर लग गया, CH3 इधर आ गया हाइड्रोजन, यहाँ पर आ गया हाइड्रोजन, ठीक है, ये हो गया ब्यूटीन बन गया आपके पास, ओके। अब यहाँ पर आप देखो कि ये दोनों हाइड्रोजन्स, चाहे आप 2 CH3 को कंपेयर कर लो या फिर आप 2 हाइड्रोजन्स को कंपेयर कर लो, तो मैं यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन्स को कंपेयर कर रही हूँ, वो दोनों सेम साइड पे है, डबल बॉन्ड की सेम साइड पे है, डबल बॉन्ड की इस तरफ है। तो ये कौन सा हो गया, सिस ब्यूट 2 इन, तो इसका नाम हो गया सिस ब्यूट 2 इन, क्योंकि ब्यूट 2 इन का ये सिस आइसोमर है। और वैसे ही जो ट्रांस हमने बनाना है वो कैसे बनाएंगे, ट्रांस भी देख लो। ट्रांस में हम क्या करेंगे, जो ये हाइड्रोजन्स है उन्हें हम अक्रॉस लगा देंगे,
और बाकी रही CH3 उनको भी इस तरह से लगा देंगे। तो कंपैरिजन चाहे आप CH3 से करो या फिर हाइड्रोजन से करो, अब ये जो हाइड्रोजन है ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, अक्रॉस डबल बॉन्ड ये ऑपोजिट है, तो इसे कहा जाता है ट्रांस, इसका नाम हुआ ट्रांस ब्यूट 2इन। ठीक है, तो ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गए ब्यूटीन के। अब देखो, अब एक क्वेश्चन आता है माइंड में कि कौन कौन से एल्कीन्स के सारे ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, कौन कौन से एल्कीन्स ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे और कौन से नहीं करेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो देखो जो नेसेसरी कंडीशन है कि जो तो होने ही चाहिए वो क्या है, सबसे पहले आपके पास जो है डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। वही मैंने आपको बताया था कि जो एल्कीन्स होते हैं वो ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन मस्ट, नेसेसरी कंडीशन ये है कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरी बात ये होती है कि जो कार्बन्स है, जैसे देखो हमने कार्बन लिया, ठीक है, यहाँ पर आपको 4 तरह के ग्रुप्स लगाने, 4 ग्रुप्स लगेंगे। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन है कि आपके पास यहाँ पर डबल बॉन्ड होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये होती है कि हर एक जो कार्बन है डबली बॉन्डेड, जो ये दोनों कार्बन्स हैं इनके पास जो एटम्स लगे हैं वो सेम नहीं लगने चाहिए। मान लो कि ये एटम्स आपने लगाए हैं कुछ भी, तो ये जो है यहाँ पर देखो ये दो जो है ये आपस में सेम नहीं होने चाहिए, ये डिफरेंट होने चाहिए आपस में। आपस की बात कर रही हूँ, एक कार्बन पे जो ये ग्रुप्स लगे हैं ये डिफरेंट होने चाहिए और जो दूसरे कार्बन पे ग्रुप्स है वो आपस में, आपस की बात है, आपस में वो डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, ये इसकी तरह भी सेम हो सकता है, लेकिन जो कंडीशन है जो नहीं होना चाहिए वो ध्यान रखो, ये आपस में डिफरेंट होने चाहिए, ये आपस में सेम नहीं होने चाहिए। जैसे ये दोनों हैं, ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए, ये दोनों भी डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन है। अब देखो अगर मैं आपसे पूछूं क्या इस तरह का अगर हम सब जगह ए मैं लगा दूं, एक तरह के एटम्स लगा दूं, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा? तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बिल्कुल भी शो नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या है, इसमें कोई भी डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल नहीं है। आप इसको किसी दूसरी अरेंजमेंट में नहीं लिख सकते, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। और दूसरी ओर मैं अगर आपको कहूँ कि अच्छा बताओ क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, बताओ ज़रा सोच के, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा एल्कीन? तो आंसर इज ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, क्योंकि इस कार्बन को ज़रा आप देखो, इस कार्बन के ऊपर सेम तरह के एटम्स लगे हैं। तो मैंने क्या कहा था, इस कार्बन पे डिफरेंट एटम्स होने चाहिए, इस कार्बन पे डिफरेंट होने चाहिए, आपस में डिफरेंट होने चाहिए, ये आपस में डिफरेंट होने चाहिए, ये आपस में डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ए है, ये तो सेम हो गए, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। अब क्यों नहीं करेंगे? अब आप क्या बना सकते हो, मान लो कि बी की जगह आप यहाँ पर डी बी लिख लो। ठीक है, आप सोच रहे होगे कि बी बी लिखा है इसीलिए नहीं है। अगर आप बी डी बी लिखो तभी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसका दूसरा मेथड क्या है लिखने का, आप इस तरह से भी दूसरी कॉन्फ़िगरेशन अगर आप बनाना चाहो इसकी, तो क्या आप कहोगे कि इस बी को डी की जगह लिख लेते हैं, यहाँ पर बी लिख लेते हैं और यहाँ पर डी लिख लेते हैं, और आप कहोगे दीज टू आर आइसोमर्स। तो ऐसा नहीं है, ये आइसोमर्स नहीं है, ये क्या है, ये आइडेंटिकल है। ये दोनों आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स कहे जाएंगे, इनमें डिफरेंस नहीं है। ये वही बात है कि आपने ऊपर नीचे लिखा है। क्यों? क्योंकि देखो जब भी डिफरेंस देखा जाता है तो वो रिलेटिवली देखा जाता है। जैसे देखो डी के पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डी के पास सिज में ए है और उसके ऑपोजिट भी ए है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ा नीचे आने पर, क्योंकि डी के साथ यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर इसके अक्रॉस में ऑपोजिट में भी ए है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो है वो आइडेंटिकल हो गए, कोई भी डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन नहीं है दोनों की, तो इन्हें हम कहेंगे कि यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होता। तभी मैंने आपको सेकंड कंडीशन ये बताई है कि कार्बन्स पे जो एटम्स या ग्रुप्स लगे हैं दैट दे मस्ट बी डिफरेंट, वो डिफरेंट होने चाहिए, तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको मिलेगा। नहीं तो अगर आपसे इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछे तो आप सीधे बोल देना कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिल सकती, क्योंकि कार्बन पे सेम तरह के एटम्स प्रेजेंट है। ठीक है, समझ आ गई बात? तो सेकंड कंडीशन यही कह रही है
कि ईच डबली बॉन्डेड कार्बन एटम मस्ट हैव डिफरेंट एटम्स या फिर ग्रुप्स। ठीक है, वो समझ आ गया हमें। जैसे ये कार्बन कार्बन है तो यहाँ पर जो ये दोनों हैं, ठीक है, मान लो कि ये ग्रुप्स लगे हैं, तो इनमें क्या होना चाहिए, ये डिफरेंट होने चाहिए और ये दोनों आपस में डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, शॉर्ट में समझ आ गया आपको ये चीज़। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, अगर आपको कहे इस एल्कीन की किस तरह से आइसोमर्स बनेगी, तो बनाओ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, जब ए बी है मतलब दोनों पे डिफरेंट तरीके के हैं, तो कैसे बनाओगे, ए बी लगा दिया और सेम तरह का ए बी लगा दिया। ठीक है, तो ये कौन सा आइसोमर हुआ, सिस आइसोमर हुआ। और दूसरी तरह से आप कैसे इसे लिख सकते हो, यहाँ पर आपने ए बी लिख लिया और साथ में यहाँ पर ए ट्रांस में लिख लिया इसके साथ, और बी के ऑपोजिट बी लिख लिया। तो इस तरह से सिस ट्रांस आप बना सकते हो। इस वाली अरेंजमेंट में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। अब आते हैं इस कंडीशन पे, जब आपके पास एक डिफरेंट दिया हो, ठीक है, दो सेम है लेकिन एक डिफरेंट है। कैसे, तो देखो यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर आपके पास है ए एंड बी और दूसरी साइड है आपके पास ए एंड एक्स। इस केस में आप कैसे करोगे, यहाँ पर तो आपने देखा कि दो सेम साइड पे है, ये भी सेम साइड पे है, ये ऑपोजिट है, ये भी ऑपोजिट है, पर ज़रूरी नहीं कि दोनों ही सेम और ऑपोजिट हो। ठीक है, अगर इस तरह की कभी कंडीशन आ जाए तो सिस ट्रांस को डिसाइड करने वाले फैक्टर्स कौन से होते हैं। मान लो कि यहाँ पर भी हमने देखा ए सेम साइड पे है और ए ऑपोजिट साइड पे है, तो डिसाइडिंग फैक्टर हमने मान लो यहाँ पर ए को लिया, तो यहाँ पर भी डिसाइडिंग फैक्टर वो रहेगा जो कि दोनों में सेम है, दोनों एटम्स में सेम है। दैट मीन्स ए दोनों सेम साइड पे है, ऊपर डबल बॉन्ड से ऊपर है, तो ये है सिस आइसोमर। उसी तरह से अगर हम इसका ट्रांस बनाना चाहे तो हम कैसे बनाएंगे ट्रांस, तो हम ट्रांस कैसे बनाएंगे, ए के ऑपोजिट साइड पे अक्रॉस डबल बॉन्ड हम यहाँ पर ए लगा देंगे और बाकी की जगह जो दिया है वो एटम्स लगा देंगे। तो डिसाइडिंग फैक्टर अब कौन सा हो गया, ये दोनों हो गए जो कि सेम आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर सिस बना और ये बना ट्रांस। तो आपने समझा, इस तरह से भी हम सिस ट्रांस बना सकते हैं जिसमें आपको कोई भी सिमिलर नहीं दिख रहा, तो ए आपको यहाँ पर सेम दिख रहा है जिसके अकॉर्डिंग आप डिफरेंस कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने सिस ट्रांस आइसोमर इस तरह से बना दिए। अब बात आती है वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपके पास चारों के चारों एटम्स या ग्रुप्स डिफरेंट हो, जैसे यहाँ पर दोनों कार्बन पे यहाँ पर एक्स वाई है, यहाँ पर जेड एंड डब्ल्यू है, तो आप क्या करोगे। तो देखो इसका इलेबोरेटेड एनसीईआरटी में वैसे गिवन नहीं है, फिर भी मैं आपको करवा लेती हूँ आपकी नॉलेज के लिए। एनसीईआरटी में जस्ट इतना लिखा है कि अगर इस तरह का एल्कीन भी आए वो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, बट यू शुड नो कि कैसे वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो देखो इन केसेस के लिए जो नॉमेनक्लेचर अभी तक हम यूज़ कर रहे हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, तो इंस्टेड ऑफ सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म या फिर सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर वी यूज़ EZ नॉमेनक्लेचर। तो ऐसे केसेस के लिए अलग ही नॉमेनक्लेचर आ जाता है। देखो है तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, लेकिन इनका नॉमेनक्लेचर डिफरेंट हो जाता है, तो इनका नॉमेनक्लेचर हो जाता है EZ नॉमेनक्लेचर। ठीक है, अब देखो EZ नॉमेनक्लेचर आप किस तरह से देते हो इसमें, अगर आपके पास एक चीज़ यहाँ पर देखो समझने वाली है कि जो हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या है, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक में हाईएस्ट प्रायोरिटी कौन सी होगी, फर्स्ट रैंक की। ठीक है, अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले, सबसे पहली बात आपको यहाँ पर प्रायोरिटी देनी पड़ती है और प्रायोरिटी देते हैं CIP रूल्स से। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं करवाऊंगी CIP रूल, थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगी। CIP रूल से हम प्रायोरिटी देते हैं, अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी सेम साइड पे है तो हम कहते हैं कि वो Z है। ठीक है, तो उसको हम Z दे देते हैं, जैसे हम सेम साइड वाले को सिस ट्रांस में सिस देते हैं, यहाँ पर हम Z देते हैं। अगर ऑपोजिट साइड में है तो हम उसे E देते हैं। अब कैसे ध्यान रखना, ऑपोजिट का मतलब अक्रॉस, मैंने बोला था अक्रॉस का मतलब E। ठीक है, तो EZ कैसे देते हैं वो भी आप समझ गए। अब देखो इसको कुछ इस तरह से हम समझेंगे अभी CIP रूल के अकॉर्डिंग। अगर मैं ये वाला एग्जाम्पल लूँ, यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पर ब्रोमीन है, यहाँ पर आयोडीन है, देन यहाँ पर आपने लिख लिया फ्लोरीन एंड यहाँ पर है क्लोरीन। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरी अरेंजमेंट मैं बना लेती हूँ कि यहाँ पर ब्रोमीन एंड आयोडीन तो मैंने सेम रखा, बट मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया क्लोरीन एंड फ्लोरीन। ठीक है,
तो ये भी आइसोमर कैसे शो कर रहे हैं दोनों। अब देखो, अब इसमें 1 2 3 4 चारों के चारों एटम्स डिफरेंट है, लेकिन प्रायोरिटी हम देंगे। प्रायोरिटी कैसे देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, देखो इसके कुछ एक रूल्स होते हैं। फर्स्ट रूल क्या बोलता है कि जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसको फर्स्ट नंबर मिलेगा, उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलेगी। और देखना किसको है, इस कार्बन के ऊपर जितने एटम्स हैं उनका आपस में कंपैरिजन होगा, इनका आपस में होगा। तो इन दोनों में से किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, ऑब्वियसली आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, क्योंकि आयोडीन पीरियड में नीचे है, आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, तो इट गेट्स फर्स्ट प्रायोरिटी। और ये सेकंड आया, ये फर्स्ट आया, ये सेकंड आया। अब कंपेयर करेंगे दूसरे कार्बन के एटम्स को, तो अपने अपने कार्बन के एटम्स में फर्स्ट और सेकंड रैंकिंग आपको देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर रैंकिंग में कौन जीतेगा, कौन फर्स्ट आएगा, क्लोरीन फर्स्ट आएगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका ज़्यादा है और फ्लोरीन का कम है, ठीक है। तो इस तरह से आपने कर दिया। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू जो हमने यहाँ पर ईज एंड नॉमेनक्लेचर करा था, अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑन द सेम साइड आते हैं तो उसे कहते हैं जेड, तो उसे जेड हम कहेंगे। तो यहाँ पर हाईएस्ट प्रायोरिटी कौन सी है, फर्स्ट नंबर। तो यहाँ पर हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑन द सेम साइड है, इसीलिए इसको मिला जेड, ठीक है। तो ये हो जाता है जेड आइसोमर, ठीक है। और उसी तरह से अगर यहाँ पर आप देखो, ब्रोमीन आयोडीन में से आयोडीन को फर्स्ट रैंक और इसको सेकंड रैंक मिला। फ्लोरीन क्लोरीन में से क्लोरीन को फर्स्ट नंबर, फ्लोरीन को सेकंड नंबर। फर्स्ट सेकंड आप दे दो सबको। अब देखो जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है, हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या है, फर्स्ट रैंक है, वो कैसा है, तो वो है एक दूसरे से ऑपोजिट साइड पे। दैट मीन्स वो एक दूसरे के अक्रॉस है। अक्रॉस होने का क्या मतलब है, इसको जो हमें नेम मिलेगा, नॉमेनक्लेचर मिलेगा, वो मिलेगा ई। तो यहाँ पर कहा जाता है ई जेड नॉमेनक्लेचर, ठीक है। इतना डिटेल में एनसीईआरटी में नहीं है ये सीआईपी रूल्स कैसे होते हैं, क्या होता है, फिर भी मैंने एक रूल आपको बता दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कैसे देखते हो, एटॉमिक नंबर से देखते हो। एटॉमिक नंबर जिसका ज़्यादा होता है उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलती है, ठीक है। तो इन शॉर्ट आपको मैं ये बता दूँ, अगर आपके पास ये इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि आपको चारों डिफरेंट ग्रुप्स दे देते हैं या एटम्स दे देते हैं डबल बॉन्ड के अक्रॉस, अगर आपको पूछते हैं कि क्या ये एल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, तो आपका आंसर रहना चाहिए यस, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो कौन कौन से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, या तो चारों डिफरेंट हो जाए, जैसे कि यहाँ पर है चारों डिफरेंट अगर है एटम्स तब भी शो करेगा। अगर इस तरह से है कि यहाँ पर डिफरेंट है और एक ही सेम है तब भी करेगा। इन शॉर्ट कि आपको ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए आपस में, और बाकी रेस्ट आपके सारे ही आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तभी मैंने सबसे पहले दो कंडीशंस लिखाई थी। फर्स्ट इज कि डबल बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट, डबल बॉन्ड होना चाहिए आपके मॉलिक्यूल में, और दूसरा जो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स है, जैसे ये दो कार्बन एटम्स है, इन पे जो ग्रुप्स लगे हैं दे मस्ट बी डिफरेंट, ठीक है, वो डिफरेंट होने चाहिए, तो वो सारे ही आइसोमेरिज्म शो करते हैं। अगर यहाँ पर सेम सेम ग्रुप आ जाए तो आइसोमेरिज्म शो नहीं होती है। तो ये क्या थी, ये हमने पढ़ा GI मीन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है एग्जाम में, एंड प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस टॉपिक से बनते हैं। तो हमने आज सीखा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसमें हम पोलैरिटी की बात करेंगे, डायपोल मोमेंट की बात करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और इस लेक्चर को अच्छे से कर लेना। ओके बाय।